आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शीतल गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ किस्से कहानियों की इस महफिल में जिसका नाम है फ्राइडे फेबल्स। तो जिनकी कहानी मैं आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, यहाँ कहने जा रही हूँ, उनका नाम है सुरेंद्र प्रकाश जी। सुरेंद्र प्रकाश जी का जन्म 1930 में हुआ। वे मुंबई से थे। उनका देहांत 2002 में हुआ। सुरेंद्र प्रकाश जी ने अपने जीवन काल में यूं तो कई कहानियां लिखी। उनमें से बजूका, रोने की आवाज और दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम लोगों के दिलों को खूब भाया। तो जो कहानी मैं आज यहाँ कहने जा रही हूँ उनकी, उसका नाम है रोने की आवाज। तो मैं कहानी कहती हूँ, आप आखिर तक सुनिएगा। फ्लावर अंडर द ट्री इज फ्री। फ्लावर अंडर द ट्री इज फ्री। सामने वाली कुर्सी पर बैठा वो अभी अभी गा रहा था, मगर अब कुर्सी की सीट उसके जिस्म के दबाव का निशान ही बाकी है। कितना अच्छा गाता है वो। मुझे मगरिबी मौसीकी और शायरी से कुछ खास दिलचस्पी तो नहीं, मगर वो कमबख्त गाता ही इतना अच्छा है कि मैं खो सा जाता हूँ। वो गाता रहा और मैं सोचता रहा, क्या फूल दरखत के साए तले वाकई ही आजाद हैं? वो अब जा चुका है। जिन सुरों में वो गा रहा था वो अपनी गूंज भी खो चुके हैं, मगर अल्फाजों से मैं अभी तक उलझा हुआ हूँ। फ्लावर अंडर द ट्री इज फ्री। इससे एक बात तो जरूर साबित होती है कि अल्फाजों की उम्र सर से लंबी होती है। शाम जब वो मुझसे मिला, अच्छा खासा नशे में था। तालीब इल्मों के एक गिरोह ने दिन में उसे घेर लिया था। वो उसके मालिक के गीत उससे सुनते रहे, शराब पीते रहे और पिलाते रहे। मेरे कंधे पर अपना दायां हाथ रखते हुए उसने मुझे दिन का सारा किस्सा सुनाया और कहने लगा, घर से जब निकला था तो मेरे जहन में एक फितूर था कि सारी दुनिया पैदल घूमकर अपना हमशक्ल तलाश करूंगा। 8 बरस होने को आए, मुझे दूसरों के हमशक्ल तो मिले, मगर अपना हमशक्ल आज तक नहीं मिला। क्या कहे, तुम्हें मेरा हमशक्ल मिला? मैंने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, सेकेंडरी नव्या में। उसने मेरी तरफ देखे बगैर और अपने जहन पर जोर दिए बगैर जवाब दिया। रात गए तक हम सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे। जब थक गए तो घर का रुख किया। वो कमरे में दाखिल हुआ, कुर्सी पर बैठा। 2-1 मिनट इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने एकदम अपना मखसूस गीत गाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, इस गीत के जो अल्फाज हैं उसके मानी क्या है? मानी कोई साथ नहीं देता, सिर्फ अल्फाज देता है। देता भी क्या है, बस उन पर अपनी मानी की मोहर शब्द कर देता है और हम उनमें से अपने मानी तलाश करते हैं। उसने जवाब दिया। कुर्सी पर से उठते हुए उसने कमरे की बेतरतीबी का जायजा लिया और फिर अचानक बोला, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अच्छे खासे मामूली आदमी हो। मैं बौखला सा गया। बात दरअसल ये है, मैंने उसके करीब होते हुए कहा, हमारी बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिल में एक दशनू बाबू रहते हैं। वह इस बिल्डिंग के मालिक भी हैं। हम सब उनके किराएदार हैं। बहुत साल पहले जब वो बिल्कुल मामूली आदमी थे तो उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम था सरस्वती। फिर अचानक दशनू बाबू एक मालदार औरत लक्ष्मी से टकरा गए। तब उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने लक्ष्मी से अपना दूसरा ब्याह रचा लिया। अब लक्ष्मी और दशनू बाबू दोनों आराम की जिंदगी बसर करते हैं और बेचारी सरस्वती रात रात भर सीढ़ियों पर बैठी रोती रहती है।
इसी हंगामे की वजह से मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ कि मुझे किसी सरस्वती से शादी करनी चाहिए या किसी लक्ष्मी से। उसने मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों के सुर्ख डोरे उसके चेहरे को खौफनाक बना रहे थे। फिर उसने एकदम से कहा, गुड नाइट, कहा और तेजी से सीढ़ियां उतर गया। अपनी इसी तरह की हरकतों और बातों की वजह से वो कभी कभी मुझे गोश्त पोस्त की आदमी की बजाय कोई ख्याल लगता है जो समुद्र पार से आया हो। जिस इमारत के एक कमरे में मैं रहता हूँ, उसके सब कमरों की दीवारें कहीं ना कहीं जैसे तैसे एक दूसरे से मुश्तरक हैं, जिसकी वजह से कमरे के अंदर की आवाज या खामोशी दूसरे में मुंतकिल होती रहती है। मैं सोचता हूँ मेरी आवाज या खामोशी या फिर चंद लम्हे पहले कमरे में गूंजने वाली उसके गाने की आवाज भी जरूर कहीं ना कहीं पहुंची होगी। बाहर शायद रात की सुबह की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया है। इर्द गिर्द के सब घरों की बत्तियां बुझ गई हैं। एक तरफ अंधेरा है और खामोशी दीमक की तरह हर तरफ आहिस्ता आहिस्ता रेंगे जा रही है। मैं दरवाजे की चटकनी चढ़ाकर और मध्यम बत्ती जलाकर अपने बिस्तर पर लेट गया हूँ। मध्यम रोशनी में सफेद चादर में लिपटा हुआ अपना जिस्म मुझे कफन में लिपटी हुई लाश की तरह लगता है। तन्हाई, तारीकी और खामोशी में ऐसा ख्याल खौफजदा कर देता है जैसे एक ख्वाब में बुलंदी से गिरते हुए आदमी का जिस्म और जहन सुन्न हो जाता है। ऐसी ही मेरी कैफियत है। धीरे धीरे मैं नीचे गिर रहा हूँ और फिर अचानक मुझे लगता है मैं अपने जिस्म में वापस आ रहा हूँ। बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। शायद सरस्वती या लक्ष्मी में फिर झगड़ा हुआ है और सरस्वती के रोने की आवाज सीढ़ी सीढ़ी उतरकर नीचे मेरे कमरे के दरवाजे तक आ गई है। मगर ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। मैं महसूस करता हूँ, ठीक है, पड़ोस वालों का बच्चा अचानक भूख की वजह से रोने लग गया होगा, या उसकी माँ बदसतूर नींद में बेखबर सो रही होगी, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मर गई हो और बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब होकर वाज़ेह होती जा रही है। फिर मुझे लगता है कि एक बच्चा मेरे ही पहलू में रो रहा है और कफन में लिपटी मेरी लाश में कोई हरकत नहीं हो रही है। अगर दरखत तहजीब की अलामत है तो हम उसके साए में रोते हुए आजाद फूल हैं। मेरे जहन में अचानक उसके अल्फाज के मानी खिल उठे हैं जिनके सर वो अपने साथ ले गया था। बच्चा बदसतूर रो रहा है। धीरे धीरे उसकी आवाज मेरे में दर्द और दुख की लहरें शामिल होती जा रही हैं, जैसे उसे पता चल गया कि उसकी माँ मर गई है। मगर उसे ये किसने बताया होगा? उसके बाप ने? मगर वो तो बदसतूर सो रहा हो, क्योंकि उसकी आवाज में उसके बाप की आवाज अभी शामिल नहीं हुई है। ये तो हर किसी को आप ही पता चल जाता है कि उसकी माँ मर गई है। मुझे नहीं पता चला। बच्चे के रोने की आवाज मेरी आवाज से कितनी मिलती जुलती है। फिर उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। अच्छे खासे मामूली आदमी हूँ, मैं वाकई मामूली आदमी हूँ। हर सुबह अपने घर से तैयार होकर निकलता हूँ। दरवाजा बंद करते हुए हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहता हूँ। सूरज की तरफ मुंह करके दिन भर भागता रहता हूँ और रात होने पर अपने आप को घर के दरवाजे पर खड़ा पाता हूँ। सुबह सबसे पहले सारसा की तरह उड़ता हवा में उस इमारत तक जाता हूँ
जहां एक औरत खूबसूरत के बन के गिलास टाप के मेज पर अपनी सफेद मरमरी हाथ बाहें फैलाए घूमने वाली कुर्सी पर बैठी रहती है। वो अपने सफेद बालों को हर रोज खिजाब के रंगों से रंगती है। मेज पर फैली हुई उसकी बाहें इस तरह लगती हैं कि जैसे किसी औरत की ब्रह्ना टांगे हो। केबिन के इर्द गिर्द से कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं उस केबिन के शीशे में से अक्सर झांकता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो वाकई अपनी नंगी टांगे मेज पर फैलाए हुए हो तो सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं वहां दाहिने तरफ एक बड़ी सी अलमारी लगी हुई है, जिसमें छोटे छोटे बैंक के लॉकरों जैसे कई खाने बने हुए हैं, जिसमें हर आदमी अपनी जाती चीजें रख सकता है। मगर मैं हर रोज अपनी जात ही को उसके अंदर बंद कर सीढ़ियां चढ़ जाता हूँ और फिर शाम को जाते हुए दोबारा उसे निकाल लेता हूँ। बाहर थिएटर वालों की गाड़ी खड़ी रहती है। उसका ड्राइवर मुझे आंखों के इशारे से बैठने के लिए कहता है और मैं शहर के जदीद तरीने थिएटर में पहुंचा दिया जाता हूँ, जिसका पिंडाल बिल्कुल सर्कस के पिंडाल के जैसा है। मैं उस थिएटर में पिछले 18 बरस से एक ही रोल अदा कर रहा हूँ। स्टेज बिल्कुल वस्त में है और मेरा पहला मेकअप उतारकर अगली दर का मेकअप और लिबास पहना दिया जाता है। मुकालमे सब बैकग्राउंड से होते हैं। मुझे सिर्फ लिलीपुट वालों की मार खाने का किरदार अदा करना होता है। उन्हें नन्हे नन्हे सुइयों जैसे भाले मेरे जिस्म में चुभोते हैं। उन्होंने कमानों से निकलते हुए छोटे छोटे तीर मेरे जिस्म में पेवस हो जाते हैं। मेरे मुसामों से खून की बूंदें पसीने की तरह निकलती हैं। मुझ में खूबी बस यही है कि मैं तकलीफ का इजहार नहीं करता। इसलिए इतने बरसों से ये सब चल रहा है। यहाँ से मुझे मिलता भी कुछ नहीं है, ये तो महज हॉबी के तौर पर है। फिर जब शो खत्म हो जाता है तो मुझे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर एक बाथरूम में ले जाया जाता है, जहाँ अल्कोहल से भरे हुए टब में मुझे डाल दिया जाता है। अल्कोहल मेरे जिस्म में टीसे पैदा करता है। फिर एकदम एक खुनकी की लहर मेरे जिस्म में दौड़ जाती है और मैं ताजा दम होकर घर की तरफ बढ़ता हूँ। एक दिन अजीब तमाशा हुआ। जब इस इमारत के दरवाजे बंद होने का वक्त आया तो मैं पेशाब खाने में था। मेरे पीछे धप से दरवाजा बंद हुआ। मैं घबराकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तब एक आदमी ने आकर दरवाजा खोला। मैं इस तस्वुर से ही इस कदर घबरा गया कि अगर मुझे सारी रात उस पेशाब खाने में बंद रहना पड़ता तो मेरी क्या हालत होती। घबराहट के चलते वक्त मैंने इस केबिन की तरफ भी ध्यान न दिया कि आया वो औरत चली गई या नहीं, और ना ही उस लॉकर में रखी हुई अपनी जात को निकालने का ख्याल आया। बाहर थिएटर की गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा था। मैं भागता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी चल दी। मैं बहुत परेशान था कि मैं अपनी जात के बगैर अपना रोल कैसे अदा कर पाऊंगा। मगर मेरी हैरानी की इंतहा ने न रही जब मैंने देखा कि उस दिन शो खत्म होने पर भीड़ अपनी कुर्सियों से उठकर मेरी तरफ लपकी और मेरी अदाकारी को इतना कुदरती बताया कि मैं खुद भी हैरान रह गया। तब से मैंने अपनी जात को उस लॉकर में ही पड़ा रहने दिया। हवा के एक झोंके ने खिड़की के पट को जोर से पटक दिया है। मैं फिर अपने कमरे के माहौल की खुशबू महसूस करने लगा हूँ। सीढ़ियों पर बैठी हुई सरस्वती की सिसकियों की आवाज, रोते हुए बच्चे की कर्बनाक आवाज में अब एक आदमी की आवाज भी शामिल हो गई है। शायद बच्चे का बाप भी जाग गया है।
वो अपनी बीवी की लाश और बिलखते हुए बच्चे को सीख कर जब्त ना कर सका। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज है कि उनके सुख दुख में हिस्सा बटाऊं, क्योंकि हम सब एक ही दरखत के साए तले खिले हुए आजाद फूल हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं अपने कमरे की चारों दीवारों से एक एक ईंट उखाड़कर इर्द गिर्द के कमरों में झांक कर उन्हें सोते हुए या रोते हुए देखूं, क्योंकि दोनों ही हालातों में आदमी बेबसी की हालत में होता है। मगर मैं भी कितना कमीना आदमी हूँ। लोगों को बेबसी की हालत में देखने के शौक में सारे कमरे की दीवारें उखाड़ देना चाहता हूँ। मैंने फिर अपने आप को उठकर उनके कमरे में जाकर उनके रोने की वजह दरियाफत करने पर आमदा किया। रोने की आवाज अब काफी बुलंद हो चुकी थी और उनकी वजह से कमरे में बंद रहना मुमकिन ना था। मैंने वही कफन जैसे सफेद चादर अपने इर्द गिर्द लपेटी और सियाह स्लीपर पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज्यों ही मैं दरवाजे की चटकनी की तरफ हाथ बढ़ाया कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। सीढ़ियों में बैठकर रोने वाली सरस्वती, बिलक बिलक कर रोने वाला बच्चा, मरी हुई औरत और उसका मजबूर खाविंद चारों बाहर खड़े थे। चारों ने यक जबान मुझसे पूछा, क्या बात है, आप इतनी देर से क्यों रो रहे हैं? एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज था ये। तो ये थी कहानी रोने की आवाज। कभी कभी इंसान इस भागती दौड़ती दुनिया के शोर में इतना लीन हो जाता है कि उसे एक वक्त के बाद शोर में रहने की आदत सी हो जाती है। दुनिया के शोर सी बनी एक दुनिया वह अब अपने मस्तिष्क में बना कर रखता है। कभी जो दुनिया के शोर से दूर होता तो जीने लगता है अपने मस्तिष्क में बनाए उस दुनिया में जहां खूब शोर है। फिर जो जिंदगी की ना हासिल चीजें होती है ना, वो सब वही बना कर रखता है और जीता है उसी काल्पनिक दुनिया में। एक शोर भरी दुनिया कल्पनाओं में भी अपने पंख रंगती है और इंसान उसे रंग बना बना कर देता रहता है। तो ये थी कहानी सुरेंद्र प्रकाश जी की, रोने की आवाज। खूबसूरत कहानी। शुक्रिया आप सभी का आखिर तक जुड़ने का और फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। शुक्रिया।